प्रिय विद्यार्थियों, पूर्व के लेक्चर में हमने सरकार के या शासन व्यवस्था के विविध रूप क्या हैं, उनके आधार क्या हैं, और उसके बाद हमने ये जाना कि संसदीय शासन व्यवस्था के महत्वपूर्ण या प्रमुख लक्षण क्या हैं। आप जानते हो कि प्रत्येक शासन व्यवस्था के गुण भी होते हैं और उसके दोष भी होते हैं, क्योंकि जब किसी शासन व्यवस्था का संचालन होता है तो उसके संचालन में, उसके एग्जीक्यूशन में कभी कभी दोष भी उत्पन्न हो जाते हैं। लेकिन यदि हम उसका विस्तार से और गहनता से मंथन करें तो प्रत्येक शासन व्यवस्था के कुछ गुण भी होते हैं और दोष भी होते हैं। आज हम संसदीय जो शासन व्यवस्था है उसके गुणों की चर्चा करेंगे कि इसके कार्यपालन में, इसके एग्जीक्यूशन में हमें क्या अच्छाइयाँ, क्या गुण नज़र आते हैं। सबसे पहला जो गुण हमें नज़र आता है वो है कि इसमें कार्यपालिका और व्यवस्थापिका का एकीकरण देखा जाता है। आप जानते हो कि संसदीय प्रकार की शासन व्यवस्था का ये सबसे अच्छा गुण है, क्योंकि इसमें कार्यपालिका व्यवस्थापिका का अभिन्न अंग होती है। इस कारण दोनों का एकीकरण देखा जाता है और इसके कारण उन दोनों में आपस में सहयोग और सामंजस्य बना रहता है। इससे शासन में जो सुगमता रहती है, मंत्रिपरिषद व्यवस्थापिका के प्रति एक सहयोग के रूप में कार्य करती है और शासन के विभिन्न अंगों में एकता रहने के कारण शासन बिना किसी बाधा के चलता रहता है। अतः इस प्रकार की शासन व्यवस्था में संघर्ष और गतिरोध की जो संभाव्यता है वो बहुत कम रहती है। इसलिए प्रजातांत्रिक मूल्यों के प्राप्ति के लिए इस प्रकार की शासन व्यवस्था काफ़ी अच्छी मानी गई है। इसलिए गुण के रूप में हम कह सकते हैं कि संसदीय प्रकार की शासन व्यवस्था में कार्यपालिका और व्यवस्थापिका का जो सामंजस्य, जो एकीकरण देखा गया है वो अपने आप में महत्वपूर्ण है। दूसरा जो गुण, मेरिट इसमें जो देखी जाती है वो है कि ये शासन व्यवस्था अधिक उत्तरदायी शासन व्यवस्था के रूप में देखी गई है। इस शासन व्यवस्था में कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति प्रत्यक्ष रूप से उत्तरदायी होती है। जैसा कि आप जानते हो कि इस व्यवस्था में मंत्रिमंडल को जनता के प्रति अधिक जागरूक और सचेत रहना पड़ता है, क्योंकि उसी पर इनका अस्तित्व निर्भर है। इस व्यवस्था में अयोग्य कार्यपालिका को एक निश्चित अवधि तक सहन करना आवश्यक नहीं होता है, और यदि कार्यपालिका संसद का विश्वास खो देती है या संसद में उसका विश्वास नहीं रहता है या संसद में उसके प्रति अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है तो उसे पदच्युत किया जा सकता है। यह अपने आप में एक बहुत बड़ी शासन व्यवस्था है, क्योंकि कोई अयोग्य या गैर जिम्मेदार शासन यदि अस्तित्व में आ जाता है या कार्यपालिका का गठन हो जाता है तो उसे संविधान के तहत जो निर्धारित अवधि के तहत सहन नहीं करना होता और विधानमंडल में उसके प्रति अविश्वास प्रस्ताव पारित करके उसको तत्काल प्रभाव से पदच्युत किया जा सकता है और इस आधार पर जनता के अधिकारों और जनता के प्रति जवाबदेही निश्चित की जाती है। इसलिए कहा जाता है कि संसदीय प्रकार की जो शासन व्यवस्था है वो अधिक उत्तरदायी शासन व्यवस्था है। ये इसका अपने आप में एक महत्वपूर्ण गुण है। एक गुण ये भी देखा गया है कि संसदीय प्रकार की शासन व्यवस्था है वो लचीली होती है, क्योंकि इसमें परिस्थितियों के अनुसार सरकार को परिवर्तित किया जा सकता है। ऐसा भी संभव है कि शांति काल में जो सरकार कुशलतापूर्वक देश का संचालन करती हो, युद्ध काल में ना कर सके। ऐसी व्यवस्था में समयानुकूल सरकार या उसके नेतृत्व में परिवर्तन संभव है। आवश्यकता पड़ने पर विभिन्न पार्टीज़ का जो संयुक्त मंत्रिमंडल बनाकर या राष्ट्रीय सरकार का गठन करके इस प्रकार की जो संकट हैं, जो आकस्मिक संकट हैं, उनका सामना किया जा सकता है। इसलिए इस व्यवस्था में एक लचीलापन है। ये समय और परिस्थिति के अनुसार अपने आप को ढाल लेती है और संकट काल में एक राष्ट्रीय कैबिनेट, राष्ट्रीय सरकार का गठन करके उस संकट का सामना किया जा सकता है। ये विशेषता इसी शासन व्यवस्था में देखी जाती है, जो अपने आप में एक महत्वपूर्ण गुण है। एक गुण और देखा गया है कि इसमें विरोधी दलों का जो अपोजिशन पार्टी है उसका बड़ा महत्व है, क्योंकि संसदीय शासन व्यवस्था में हमेशा विरोधी दल का एक महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। न केवल वे शासन पर अंकुश रखते हैं, बल्कि किसी भी समय
शासन को बदलने के लिए तैयार भी रहते हैं। शक्तिशाली विरोधी दल के कारण सरकार जनता के प्रति अपने जो जिम्मेदारी हैं, जो उत्तरदायित्व है, उसका निर्वहन करने के लिए हमेशा सजग रहती है, तत्पर रहती है तथा निरंकुश बनने का दुस्साहस वो कर भी नहीं सकती, सोच भी नहीं सकती। यदि सरकार जनता के हितों की परवाह नहीं करे या उनके प्रति यदि जिम्मेदार नहीं रहती है, अपनी जवाबदेही को यदि साबित नहीं कर पाती है, तो उसका विरोधी दलों का उसको विरोध का सामना करना होता है और विधानमंडल में उसके प्रति अविश्वास प्रस्ताव ला करके उसको पदच्युत किया जा सकता है। इसलिए संसदीय शासन व्यवस्था में विरोधी दल की एक महत्वपूर्ण भूमिका देखी गई है। एक और महत्व है या गुण है संसदीय प्रकार की शासन व्यवस्था का, वो है राजनीतिक चेतना। क्योंकि संसदीय शासन में जनता राजनीतिक दृष्टि से जागृत होती है, उसे राजनीतिक शिक्षा भी मिलती रहती है समय समय पर। विभिन्न राजनीतिक दल विरोधी विचारधाराओं को जनता के सम्मुख रखते हैं, संसद में वाद विवाद होता है और विरोधी विचार व्यक्त किए जाते हैं। इससे जनता में राजनीतिक चेतना आ जाती है और उसे हर समस्या के हर पहलू का ज्ञान हो जाता है। तो ये जो राजनीतिक चेतना या पॉलिटिकल जो अवेयरनेस की बात जो देखी गई है, वो संसदीय प्रकार की शासन व्यवस्था में देखी जाती है। क्योंकि पार्लियामेंट्री जो डिबेट्स हैं, पार्लियामेंट में, संसद में जो समय समय पर जो विभिन्न विषयों को लेकर के वाद विवाद होता है, जो डिस्कशन होता है, और विभिन्न मीडिया के माध्यम से जब वो जनता तक पहुंचता है या विभिन्न विरोधी दलों के माध्यम से जनता तक वो बात पहुंचाई जाती है, चाहे सरकार के पक्ष में या विपक्ष में, इससे कहीं ना कहीं जनता पॉलिटिकली अवेयर होती है, राजनीतिक रूप से जागरूक होती है। ये अपने आप में एक गुण संसदीय शासन व्यवस्था का देखा गया है। एक गुण और है कि संसदीय प्रकार की शासन व्यवस्था कभी निरंकुश नहीं हो सकती, तानाशाही जो स्वरूप है वो अख्तियार नहीं कर सकती, क्योंकि इस प्रणाली में कार्यपालिका के ऊपर व्यवस्थापिका का नियंत्रण हमेशा बना रहता है। इस नियंत्रण का उपयोग व्यवस्थापिका भिन्न भिन्न तरीकों से करती है, जैसे कभी कभी प्रश्न पूछना, निंदा प्रस्ताव पारित करना, या कार्य स्थगन प्रस्ताव पारित करना, या अविश्वास प्रस्ताव पारित करना। इन विभिन्न प्रकार के जो प्रस्ताव विधानमंडल के पटल पर या मंच पर जो रखे जाते हैं, उससे कहीं ना कहीं सरकार पर एक अंकुश बना रहता है और वो निरंकुश नहीं हो पाती है, और जनता के जो अधिकार हैं, जो हित हैं, उनका अनदेखा नहीं किया जा सकता। एक विशेषता या गुण संसदीय प्रकार की शासन व्यवस्था में और देखी गई है, वो है लोकमत का आदर। लोकमत के आदर का मतलब ये है कि इस व्यवस्था में मंत्री संसद के सदस्य होते हैं और संसद के सदस्य जनता के प्रतिनिधि होते हैं, अतः ऑटोमेटिकली वे लोकमत का आदर करते हैं। यदि लोकमत का आदर नहीं करेंगे तो अगले चुनावों में उन्हें पराजय का सामना करना पड़ सकता है। जनमत सबसे बड़ी शक्ति होती है लोकतंत्र की, और संसदीय शासन व्यवस्था में ये लोकमत के आदर के रूप में परिलक्षित होती है। एक गुण और संसदीय प्रकार की शासन व्यवस्था का है, वो है शासनाध्यक्ष का निष्पक्ष परामर्श। इस शासन प्रणाली में शासनाध्यक्ष राजा या राष्ट्रपति का किसी भी राजनीतिक दल से संबंध नहीं होता। वह निष्पक्ष और तटस्थ परामर्शदाता की भांति होता है। वह शासन को संकट के समय उचित परामर्श देता है, और यदि कोई शासन गलत कार्य करने लगे तो वह उसे चेतावनी देता है। यथार्थ में शासनाध्यक्ष सच्चे मार्गदर्शक के रूप में कार्य करता है। आशा है आपको संसदीय शासन व्यवस्था के गुण क्या हैं, किस प्रकार वो प्रजातंत्र के सिद्धांतों को लागू करते हैं, किस प्रकार जनता को सजगता प्रदान करते हैं, ये सारी बातें इस संसदीय शासन व्यवस्था के गुणों के माध्यम से आपको स्पष्ट हुई होंगी। धन्यवाद।